नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये एक कहानी है एक हेडमास्टर शेर सिंह चौहान की जिंदगी के बारे में। इससे पहले कि हम इनसे मुखातिब हो, आइए इनके बारे में कुछ खास बातें कर लें। आपको बता दें, इनका जन्म राजस्थान के जालोर के साइला गांव में हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा इन्होंने मयूर चौपासनी स्कूल जोधपुर से पूरी की। फिर बीएन कॉलेज उदयपुर से बीकॉम और एमकॉम किया। जी हाँ, ये अपने कॉलेज के दिनों में बीएन कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। 1993 में इन्हें पहली पोस्टिंग उदयपुर के परोला गांव के एक प्राइमरी स्कूल में मिली। वहां रहते हुए इन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी बहुल इलाकों में संसाधनों की कमी है। इसके बाद ये कई अलग अलग जगहों पर भी तैनात किए गए। जब इन्होंने ये महसूस किया कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण सरकारी शिक्षकों के साथ ही छात्रों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन्होंने छात्रों और शिक्षकों के लाभों के लिए काम करने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ का गठन किया और 2004 में ये इसके जिलाध्यक्ष बने। वर्तमान में ये एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बतौर हेडमास्टर कार्यरत है। आपको बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कमियां थी, सुविधाओं और संसाधनों की कमी थी, उनके लिए इन्होंने दानदाताओं से संपर्क कर वो सारी चीजें उपलब्ध कराई। साथ ही जहां स्कूलों में भौतिक संसाधनों की कमी थी, इनके अनुरोध पर दानदाताओं ने बच्चों की शारीरिक गतिविधियों के लिए कमरे भी बनवाए और खेल मैदान भी बनाए गए। इसके अलावा इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के पास लड़कियों के लिए शौचालय भी बनवाए गए। साथ ही इन्होंने शिक्षक संगठन में रहते हुए स्कूलों में वृक्षारोपण जैसे कई सामाजिक सरोकारों पर भी काम किया। दोस्तों, इनके द्वारा किए गए इन कार्यों की फहरिस्त काफी लंबी है, तो क्यों ना इनकी अपनी जुबानी ही उन सभी के बारे में विस्तार से सुना जाए। तो आइए अब मिलते हैं शेर सिंह चौहान से और इनकी अपनी जुबानी सुनते हैं इनकी जिंदगी की ये प्रेरक कहानी। मेरा नाम शेर सिंह चौहान है। मैं वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जन्म जालोर जिले में साइला कस्बे में हुआ। उसके बाद में मेरी पढ़ाई स्कूलिंग जो हुई वो जोधपुर के चौपासनी स्कूल, बहुत ही फेमस स्कूल है, वहाँ पर हुई। और स्कूल के अंदर मैंने वहाँ से 11th किया, बीकॉम किया, वहाँ कॉमर्स में डिग्री की 11th की। उसके बाद में मैं उदयपुर जिले में, उदयपुर शहर में जो बीएन भोपाल नवल महाविद्यालय है, वहाँ पर फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद में मैंने बीकॉम और एमकॉम किया। उस दरमियान में 89-90 में बीएन कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा और मैंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग भी लिया। सर, मेरी 93 7 जनवरी को पहली पोस्टिंग उदयपुर जिले के अंदर बिरवा जो ब्लॉक है उसमें प्राथमिक विद्यालय पारोला में मेरा पदस्थापन हुआ। वहाँ पर मैंने रहते हुए अनुभव किया कि जो ग्रामीण इलाका आदिवासी बेल्ट है, वहाँ पर संसाधन की, भौगोलिक और मानवीय संसाधन की बहुत बड़ी कमी है। मैं एकल अध्यापक था। मैंने सब कुछ वहाँ जाके नया मैनेजमेंट कैसे करता है सीखा। उसके अलावा मैंने वहाँ के बच्चों की देखी और उसके बाद में मेरा 2-3 स्कूलों में पोस्टिंग रहा। उसके बाद में मेरा एकलिंगपुरा प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापन रहा, कानपुर खड़ा में रहा, डेढ़किया में रहा। और जब मैंने ये अनुभव किया कि वर्तमान में जो शिक्षक है, सरकारी कर्मचारी शिक्षक है, उसके साथ बहुत सारी असुविधाएं हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। उस दरमियान मैंने बालकों के लिए तो काम किया ही किया, साथ में मैंने राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संगठन का गठन किया और उस समय में जिलाध्यक्ष रहा। 2004 में मैंने संगठन का शुरुआत की। तो मेरा जो मेन उद्देश्य था उस जमाने में बालकों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और शिक्षकों के हित के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने हमेशा शिक्षा, शिक्षार्थी और उसके अलावा शिक्षक पे, तीनों पे फोकस किया और तीनों की जो जो वर्तमान में समस्या आई फील्ड में, उस पर मैंने हमेशा उसको मद्देनजर रखते हुए एक समान तीनों के लिए मैंने संघर्ष किया। तो उसके बाद में 2004 में मैंने उदयपुर जिले में, मतलब मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर
इस संगठन का शुरुआत करी। उसके बाद में जब जब भी बालकों के असुविधाओं की बात चली हो, ग्रामीण इलाके में संसाधन की कमी थी, कहीं बिल्डिंग नहीं थी, कहीं पर बालकों के पाठ्य पुस्तकों की कमी थी, या जो भी कमियां थी, उनके स्कूल की पोशाक नहीं थी, तो हम लोगों ने, शिक्षकों ने मिलकर दानदाताओं से संपर्क किया और उसके अलावा उनको दानदाताओं से ये चीजें तो उपलब्ध कराई। हमने जो विद्यालयों के भौतिक संसाधन की कमी थी, उसमें मैं नया खेत स्कूल में था, वहां पर मैंने दानदाताओं से कमरे बनवाए, 4 दीवारी बनवाई, और वहाँ बच्चों के खेलने के लिए असुविधा थी, तो मैंने खेलने के लिए फिसल पट्टी वगैरह, जिम्नास्टिक के वो भी लगवाए। और सबसे ज्यादा जो कमी है, बालिकाएं होती है ग्रामीण इलाके में, उनके लैटपात की बहुत बड़ी कमी होती है, उनको खुले में जाना पड़ता है विद्यालय में भी, और शुद्ध पानी की बहुत कमी होती है। मैं वर्तमान स्कूल जहाँ उदय सागर हूँ, वहाँ पर खेल कूद के अलावा हमने बाथरूम, जिंक के माध्यम से बाथरूम बनवा रहे हैं हम, और उसके अलावा शुद्ध पेयजल के लिए आरओ लगवा रहे हैं लोगों से संपर्क करके। ये हमारा बहुत मेन उद्देश्य है। इसके अलावा मैंने जो शिक्षक संगठन में उसमें रहते हुए हमने 2 चीजों को मोटो किया। हमने सामाजिक सरोकार के काम भी किए। उसमें मुख्य रूप से हमने, जहाँ विद्यालयों के अंदर पेड़ पौधों की कमी थी, तो हमने दानदाताओं से मिलकर हरियालो राजस्थान जो प्रोग्राम चलाया, उसके अंदर हर विद्यालय में 10-10 पौधे पहुंचाए, और उसको उनके रख रखाव की लोगों को शपथ दिलाई, शिक्षकों को और बालकों को। तो आज हमारे द्वारा, संगठन के द्वारा लगाए हुए बहुत सारे विद्यालयों में पेड़ पौधे बहुत बड़े आकार में उनका रूप ले लिया और लोगों को छाया देते हैं। और उसके अलावा जब हम नए संगठन का बनाया संगठन, उसके बाद में हमने उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज के लिए लोगों से मिलकर पूरे उदयपुर जिले और डूंगरपुर जिले में हमने एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, जो एक अपने आप में अद्भुत था। हम छुट्टी होने के बाद में लगभग 50,000 पोस्ट कार्ड लिखे हमने संगठन के माध्यम से लोगों द्वारा, और उन पोस्ट कार्ड को लेकर आज से 12 साल पहले जब स्वर्गीय किरण जी उदयपुर यहाँ के एमपी हुआ करते थे, वो उनके साथ जाकर हम लालू जी से मिले, और कम से कम लालू जी ने हमसे पौन घंटा बात करी रेल मंत्रालय में, और रेल मंत्री थे वो। उस समय ही उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज को इतने सारे पोस्ट कार्ड देखे, और उन्होंने कहा इतने सारे पोस्ट कार्ड, भावना है लोगों की, तो उन्होंने उदयपुर अहमदाबाद को उस बजट में डाला। इसके साथ में हमने जेल, जो आयड नदी है, उसकी सफाई के लिए हमने लंबे 5-5, 10-10 किलोमीटर बैनर पे लोगों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया। उसके बाद में आयड नदी का भी आज यूआईटी और सब राज्य सरकार मिलकर आयड नदी का साफ सफाई का जिम्मा लिया। तो हमारा मेन जो था कि हम सामाजिक सरोकार के काम तो करें, उसके साथ में हमारे जो मुख्य समस्या थी शिक्षकों की, समय पे वेतन नहीं मिलता था। बहुत पहले जब पीडी अकाउंट हुआ करता था, 4-4 महीने में वेतन आता था, तो हमने उसके लिए रोड पर आकर संघर्ष किया, और उसके अधिकारियों से भी हमने संघर्ष किया। उसके अलावा जो 2009 में निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू हुआ, उसके अंदर लिखा था कि 3 साल में विद्यालयों के अंदर भौतिकी और मानवीय संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे, परंतु आज समय तक ये अभी भी इन चीजों की बहुत कमी है। इसके लिए भी हम हमारे संगठन के माध्यम से, अभी मैं राजस्थान शिक्षक पंचायत राज कर्मचारी का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, तो हम हमारे बैनर तले पूरे उदयपुर में या राजस्थान में हर जगह अपना संघर्ष करते हैं, और शिक्षकों को और बालकों को उनका हक दिलाते हैं। इससे पहले जब मेरा खुद का कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो राज्य सरकार ने आज से 15 साल पहले सेवा अधिनियम में एक परिवर्तन कर दिया कि आपका जो बीकॉम, एग्रीकल्चर में बीएससी, होम साइंस में बीएड, जो भी लोग हैं उनको भविष्य में कभी भी प्रमोशन नहीं देकर लेवल 1 में ही रखा जाएगा, जो एक एसटीसी के बराबर योग्यता होती है। तो उसके लिए मैंने खुद ने अपने नाम से हाई कोर्ट में एक रेट लगाई, और उसके लिए हमने बहुत लंबा संघर्ष किया। हमारे बहुत सारे जो हमारे अधिकारी थे वो हमसे नाराज भी हुए, क्योंकि पूरे राजस्थान में जो डीपीसी से प्रमोशन होता है वो सरकार ने बंद कर दिया। पर हमने जब हमारे पूरी बातें रखी कि जो बीएड धारी होता है, बीकॉम, वो उनको प्रमोशन का पूरा हक है, तो उसके बाद में सेवा नियम में परिवर्तन करके, और उसके बाद में बीएड वालों का और एग्रीकल्चर, होम साइंस वालों का भी प्रमोशन शुरू किया गया, जो आज संघर्ष के बाद में बहुत सारे लोग वैकेंट और प्रिंसिपल बन चुके हैं। तो इस तरह से हमारा काम रहता है कि एजुकेशन में हम बालकों के लिए और शिक्षा में जो परिवर्तन करते हैं उनके लिए,
और शिक्षकों के लिए क्या कर सकते हैं, उसका हमारा मेन मोटो रहता है। और शिक्षा वर्तमान में जो शिक्षा की दुर्गति हो रही है सरकारी स्कूलों की, उसका मुख्य कारण है कि जो भी आईएएस आता है वो कुछ कम समय के लिए आता है, वो डायरेक्टर जो भी बनता है, जो भी बनता है, उस पद पर उसको कोई अनुभव नहीं होता है। वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए लोग होते हैं और उसके अलावा एसी में बैठ के फैसले लेते हैं। तो जो राजस्थान का भौगोलिक परिस्थिति है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, आपका डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, कोटरा है, तो वहाँ सब जगह अलग अलग परिस्थिति है। तो हर चीज़ जो समय बढ़ाने की बात होती है, विद्यालयों का समय बढ़ा देते हैं, पर गर्मी के अंदर ऐसे बहुत सारे विद्यालय जहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है, उसके अलावा रहने की सुविधा नहीं है और बालकों के लिए शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है। उनके लिए यहाँ तक कि बहुत सारे विद्यालय आज भी उनके अंदर बालकों के अनुपात में कमरों की बहुत कमी है, तो बहुत सारे बालक आज भी खुले में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम समय समय पर शिक्षा संघ के माध्यम से हम हमेशा आवाज़ उठाते आए और उसको बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं और आने वाले समय में भी हमारा मंशा यही है कि बालकों के हित में हम कुछ कर सकें। वर्तमान समय में सबसे जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है 2022 के अंदर, उसमें जो नई शिक्षा नीति में मूल उद्देश्य ये है कि जो पहली से 5वीं का बालक है उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। परंतु उससे पहले जितनी भी सीधी भर्तियां हुई शिक्षकों की, 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, उसके अंदर अधिकतर मेरिट का ऐसे किया गया ऊपर नीचे कि बहुत सारे बालक, धौलपुर का बालक है, आपका गंगानगर का बालक है, उसको बांसवाड़ा में पोस्टिंग दे दी गई, उसको जैसलमेर, बाड़मेर में दे दी गई। वहाँ की लोकल भाषा अलग होती है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है और जो पहले से बालक जिसके अभिभावक भी अनपढ़ होते हैं, वो हिंदी प्रॉपर बोल ही नहीं पाता है और समझ भी नहीं पाता है, तो इसका सामंजस्य बैठाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोगों ने अभी वर्तमान में एक अभियान छेड़ रखा है कि सभी शिक्षकों को अपने गृह जिले में पदस्थापित किया जाए। जो अभी वर्तमान में 2-4 साल पहले उदयपुर संभाग का प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को पूरा का पूरा टीएसपी इलाका घोषित कर दिया गया और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही और उसके बाद में पाली, उन जिलों में आंशिक रूप से कुछ टीएसपी के एरिया घोषित कर दिया गया है। तो अब वहाँ जो बालक है, जो बाहर का बालक है, अदर मंडल का है, मतलब दूसरे संभाग का है, उसके लिए भी हमारा संघर्ष जारी है। हम चाहते हैं कि उस बालक को अपने गृह जिले में पदस्थापित किया जाए, जिससे वो लोकल भाषा में बालकों को नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ा पाए। परंतु अभी राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है कि उनको उदयपुर संभाग में ही ट्रांसफर किया जाए, जो टीएसपी इलाके, नॉन टीएसपी इलाके। तो उससे और ज़्यादा परेशानी पैदा होगी कि लोकल बच्चे को अपनी नौकरियां नहीं मिल पाएगी और साथ में जो बालक यहाँ पर टीएसपी में है और नॉन टीएसपी उदयपुर संभाग में ही रहेगा, तो वो यहाँ की लोकल भाषा में एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा और नई शिक्षा नीति में जो यहाँ का बालक को जिस लोकल भाषा में पढ़ाना है वो उसके लिए बहुत दुविधा होगी। तो हमारी सरकार से, राज्य सरकार से लंबे समय से संघर्ष चल रहा है कि बच्चों को अपने गृह जिले में पदस्थापित किया जाए। गृह जिले में पद खाली नहीं है तो उसको उस संभाग में किया जाए। उसके अलावा आने वाले समय में जहाँ पर आपका कोटड़ा बेल्ट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बेल्ट है, वहाँ पर जो टीएसपी का, जो एसटी वर्ग का बालक है, उसके लिए रीट में परसेंटेज कम कर दिए गए। तो हमारी प्रमुख मांग है कि अभी थोड़े दिन पहले जो आंदोलन हुआ था, जो जनरल का बच्चा आरक्षण मिला हुआ है टीएसपी इलाके में, उसको उसका रीट का परसेंटेज 60% है और 60% पूरा नहीं करने के बाद में आज भी 1000 पोस्टें खाली पड़ी। तो हमारी प्रमुख मांग है राज्य सरकार से, जो टीएसपी के अंदर जनरल कास्ट का बालक है उसको आरक्षण मिला हुआ, तो उसके लिए भी अगर योग्य बालक नहीं मिलता है तो रीट में उसको भी 60% से 55% किया जाए, जिससे यहाँ का लोकल बच्चा टीचर बन जाएगा और आने वाले समय में यहाँ के बालकों को लोकल लैंग्वेज में यहाँ की परिस्थिति के अनुसार पढ़ा पाएगा। मैं एक शिक्षक हूँ और वर्तमान में पिछले मार्च में 20 मार्च से 2020 के अंदर जब से कोरोना शुरू हुआ तो शिक्षक के लिए दोहरी भूमिका थी। उसको सबसे पहले अपने को सुरक्षित रखना था, उसके बाद में उसको कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपना समाज को भी कुछ देना था और अपने परिवार का भी ध्यान रखना था। तो जब कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो हम लोगों की, शिक्षकों की ड्यूटी
सबसे पहले जो पहले पहले कोरोना से पीड़ित हुए, उनके घर के बाहर हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि उनका ध्यान रखा जाए घर के बाहर 8-8 घंटे, कि वो आदमी बाहर नहीं जाए, उसके घर में कोई दूसरा आदमी नहीं आए। तो उसको हमने बहुत ही नई चीज़ थी, हमने बहुत चैलेंज के साथ और अपने आप को जोखिम में डाल के उस काम को किया। उसके बाद में जब कोरोना और बढ़ा अप्रैल में, तो शिक्षकों के लिए घर घर जाकर अवेयर करना था, हमको सर्वे करना था, कौन कौन पॉजिटिव हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की। एक तरफ हमारा पारिवारिक लाइफ थी, एक बहुत सारे शिक्षक हम लोग, जैसे मैं भी हूँ, हमने काम किया। उस समय हम परिवार से भी अलग कमरों में रहते थे और उसके बाद में हमने समाज के लिए, हमने सोचा कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो हमारा पहला ये था कि उस समय जब कोरोना में लॉकडाउन हो गया था, तो हमने हमारी जो जितनी भी संगठन की शिक्षिका हैं, उन्होंने और बहुत सारे शिक्षक थे, उनकी पत्नियों ने अपने घर पे अपने खर्चे से मास्क बनाए और हमने कम से कम 10-15 हज़ार मास्क निःशुल्क, जो जिन तक मास्क खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी, उन तक पहुँचाए। और उसके अलावा जब बात आई आर्थिक मदद की, तो हमारा संगठन उदयपुर में पहला संगठन था जिसने हमने घोषणा करी कि हम 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। और चूँकि उसके बाद में मुख्यमंत्री ने खुद ने घोषणा कर दी सभी देंगे, पर हम पहले उदयपुर के 1000 शिक्षक थे हमारे संगठन के, जिन्होंने कहा कि हम 1 दिन का वेतन देंगे। वो लगभग 20 लाख का वेतन हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि नहीं, हम हमारा वेतन आगे चल के देंगे। तो हमने वेतन भी दिया। उसके अलावा हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती हुई कोरोना में, कोरोना के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई की बात आई। अब जो मैं भी आपको बता रहा था कि सारे नियम सभी अभिभावकों पे एक जैसे लागू नहीं होते। एक आपका डीपीएस में पढ़ने वाला बालक है, उसके घर में सारी सुविधा है, सारा नेटवर्क है, ऑनलाइन उसने पढ़ाई कर ली। पर एक कोटड़ा का सबसे दूरस्थ इलाका जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, जहाँ एक अभिभावक मजदूरी करता है, आदिवासी है, और उसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और वो सभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और उस समय कोरोना के अंदर उनका रोजगार छिन गया। तो जब उनको ऑनलाइन पढ़ाई की बात हुई, तो मोबाइल नया खरीदना, महंगा मोबाइल खरीदना, उसके अलावा उसके मोबाइल को रिचार्ज कराना, नेट का खर्चा कई अभिभावक नहीं उठा पाए। उस समय सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो बालक था। जब ये हमारी कक्षाएं शुरू हुई और पहली से 5वीं तो आज तक शुरू नहीं हुई, लगभग साल सवा साल बीतने को आया, और जो बच्चा पढ़ाई से दूर हुआ, वो बच्चा आज तक कुछ सीख रहा था, वो बिल्कुल भूल गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी मैं कहता हूँ, कोरोना अभी वापस बढ़ रहा है और अभी बहुत सारी शहर की स्कूलें बंद कर दी, गाँवों की पहली से 9 तक, 6ठी से 9 तक चल रही है और 12वीं तक भी चल रही है, परंतु केवल शहर में बंद की, परंतु गाँवों में भी कोरोना फैल रहा है। तो हमारा अभी मुख्य उद्देश्य जो शिक्षकों का है, हमारे समाज का है, हमारे संगठन का है, कि हम प्रत्येक बच्चे तक घर तक जाएं और उस बच्चे के अभिभावक के थ्रू उसको बुक्स अवेलेबल कराएं, और उसके अलावा उसको किसी भी तरह से जो मुख्य धारा से शिक्षा से वो कट गया है उसको वापस लाएं, और जो कमी रह गई, जो बीच में गैप आ गया, उस गैप को पूरा करना हम हर शिक्षक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और सरकार को भी शिक्षकों के साथ बैठकर, संगठनों के साथ बैठकर इसके लिए एक नई नीति बनानी पड़ेगी। बच्चों को इतने सालों में, मतलब जो सवा साल में जो शिक्षा से दूर हो गया और गरीब बालक पढ़ नहीं पाया और गैप आ गया बीच में, उसको कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो गरीब तबके का बालक है, वो जो आदिवासी बेल्ट है, मैं जानता हूँ कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी हो तो उदयपुर संभाग के अंदर है, आदिवासी बेल्ट में, जहाँ आज भी उनके बच्चों के अभिभावक पढ़ नहीं पाए हैं और वो मजदूरी पे आधारित है, और वहाँ पे नेट की सुविधा नहीं है और बहुत सारे आवागमन की सुविधा नहीं है। तो उन बच्चों के लिए हम सबको मिलकर, समाज को मिलकर कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर नहीं किया तो ये बच्चा आने वाले समय में अनपढ़ रह जाएगा। मैं जब छात्र जीवन में बहुत छोटा था, मैं ग्रामीण इलाके में रहता था, उसके बाद में चौपाटी स्कूल गया पढ़ने। तो चौपाटी स्कूल आज राजस्थान की नहीं, उस जमाने में तो इंडिया की बेस्ट स्कूल थी, और उस चौपाटी स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हॉस्टल में रहते थे। तब हमारे जितने भी शिक्षक थे, तो हमने बहुत कुछ सीखा। वहाँ की समयबद्धता, समय पे उठना, समय पे भोजन करना, पढ़ाई। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल चौपाटी स्कूल के धौकल सिंह जी हुआ करते थे। उस जमाने में वहाँ एक पीटीए साहब भंवर सिंह जी हुआ करते थे। वो 55 साल की एज में भी 24 घंटे नेकर में रहते, और वो गेम्स के प्रति और जो हमने सीखा वहाँ, और सुबह जल्दी उठना, वो हमारे वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद में वहाँ पर मैं हॉस्टल में मॉनिटर था, तो उससे मुझे लिटरेचर की भावना पैदा हुई।
और जब मैं उदयपुर में पढ़ने आया तो मैं बीएन कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ने आया, तो मैंने वहाँ पर एक देवकर्ण सिंह जी जो भी हैं, विराजते हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उनकी सादगी जो मतलब कोई डेकोरम नहीं, और उनसे मैंने सीखा कि आदमी को हमेशा सादा जीवन में रहकर आप अच्छे विचार लाकर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। आपको कोई बड़े डेकोरम की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ा आदमी शो करना पड़े। तो मैं जब बीएन कॉलेज में पढ़ता था, देवकर्ण सिंह जी हुआ करते थे, वो मेरे रोल मॉडल थे, आज भी विराजित हैं, बहुत ही सादे आदमी हैं, बहुत ही सिंसियर आदमी हैं। उनसे मैंने बहुत सीखा। मैंने वहाँ से बीकॉम किया, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। उन्होंने मुझे कहा कि तेरे अंदर लीडरशिप की भावना है। मैं जब फर्स्ट ईयर में सीआर बना, उसके बाद में यूनियन में आया और कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष बना। उसके बाद में मैंने बीएड की डबोक से, वहाँ भी मैं प्रेसिडेंट था। और जब उसके बाद में 92 में आरक्षण का एजिटेशन चला जनरल कास्ट में, तो उसके खिलाफ चला। तो उस समय यहाँ फिरोज खान जी एसपी हुआ करते थे, तो उस समय उन्होंने कहा नहीं, आपने बीएड करके आप नौकरी कीजिए, बच्चों के लिए कुछ कीजिए। तब मुझे 93 में मेरा पदस्थापन हुआ। उसके बाद में मैं जब शिक्षकों के लिए कुछ करने की इच्छा रखता था, तो मैंने बहुत सारे ऐसे ईमानदार अधिकारी देखे जिनको मैं आज भी उनसे प्रेरणा लेता हूँ, वो मुझे एनर्जी देते हैं। जब यहाँ मेहता साहब करके एक यूआईटी में सेक्रेटरी आए, वो बिल्कुल ही बहुत ही सादगी भरे आदमी थे। और आज उदयपुर के अंदर जितनी भी रोडें खुली हुई हैं, जितने आप पोर्टल नए खोले गए, उन्होंने ईमानदारी सुबह 6 बजे से लगा के रात को 12 बजे तक इस उदयपुर शहर के लिए जो काम किया, जो राजनेताओं की नाराजगी ली, मैंने मेरे जीवन में ऐसा मेहता साहब जैसा अधिकारी आज तक नहीं देखा। वो आदमी इतना सादा रहता था, लोगों से सुना हमने कि वो सुबह जब काम पे निकलते थे तो कई बार यूआईटी में 10 बजे पहुंचते तो वहां भी स्नान कर लेते थे अपनी ड्रेसेज बनाकर। इतना सादगी एक सीनियर आरएस में बहुत कम मिलती है। तो मेहता साहब मैं उनको रोल मॉडल के रूप में मानता हूँ कि आदमी को कुछ करना है तो आप कैसे भी सादगी में रह सकते हो। उसके अलावा हमारे शिक्षा विभाग में बहुत सारे अधिकारी आए जो बालकों के लिए बहुत कुछ करते थे। उसमें बहुत सारे डीओ डीडी हमारे जो होते हैं, उसमें बहुत सारे अधिकारी बहुत आके चले गए, पर हमने कुछ लोगों से ऐसा कुछ सीखा कि आप बालकों के लिए, जिससे आपको वेतन मिलता है, जिसके लिए आपकी नौकरी है, उसके लिए आप कुछ कीजिए। उसके लिए करने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है। उस उदयपुर में आप मुझे उसके बाद में एक रुक्मी रिहान मैडम थी, आईएएस थी। तो एक बार वो किसी काम से मेरी स्कूल में आई और एक गरीब बच्चा था, तो मैंने अलग बिठा रखा था। वो बहुत शैतानी करता था, तो मैडम ने पूछा इसको अलग क्यों बिठाया। तो मैंने मैडम को बताया, मैडम को, कि ये बालक पढ़ाई में शैतानी बहुत करता है। तो मैडम बिना देरी बिछाए बिल्कुल फर्श पर बैठ गई उस बालक के साथ, और उस बालक से उन्होंने आधा घंटा तक बात की। उसको सारी इसकी परिस्थिति जानी, बच्चे से पूछा कि ऐसा क्यों करता है। तो उसके माँ बाप नहीं थे, उसको बच्चे छेड़ते थे। तो उसके बाद में उस बच्चों के लिए उनको कहा, फिर हमने उसको एक हॉस्टल में भर्ती कराया जहाँ पे वो बच्चा भी पढ़े। तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय में होते हैं। बहुत सारे विद्यालय संकुल स्वभाव के होते हैं, संकालु होते हैं, जो कई बार विद्यालय में नहीं बोल पाते। तो हम उस बच्चे को ट्रेस आउट करना होता है कि ये बालक झिझक क्यों रहा है। तो उस बालक को फिर हम बहुत ही अपने बच्चे की तरह कुछ सिखाते हैं, तब जाके वो बच्चा कुछ कर पाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकारी विद्यालयों का बालक है, इसमें हुनर की कोई कमी नहीं है, उसको सिर्फ एक्सपोज करना होता है। और वो गवर्नमेंट स्कूल का शिक्षक बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। हमारे संगठन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को गोद लेके भी पढ़ाई कराते हैं। बहुत सारे शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं जो होनहार बच्चे होते हैं अपने घर में रखते हैं। फतेह स्कूल में एक शिक्षक है, उन्होंने एग्रीकल्चर में एक बालक को 2 साल तक 11th-12th अपने घर में रह के पढ़ाई कराई। तो सरकारी स्कूल में करने के लिए बहुत कुछ है और शिक्षक बहुत कुछ करते हैं। फिर भी इस एजुकेशन में कुछ करने के लिए राजनेताओं को और अधिकारियों को और शिक्षा अधिकारियों को और शिक्षकों को मिलके अभी भी बहुत कुछ करना। वर्तमान में मैं जो संगठन चला रहा हूँ प्रदेश स्तर में, मैं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और मैंने इसकी शुरुआत उदयपुर जिले से की। तो सबसे पहले मैंने जब संगठन की शुरुआत की 2004 के अंदर, तो हमने 50-100 लोगों से एक समूह बनाकर उसकी शुरुआत की। और हमने सबसे पहले जितने भी जो हमारे साथ लोग थे, हमने एक ही चीज़ की कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। सबसे पहले अपनी विद्यालय में पूरे समय अपनी ड्यूटी बजाएंगे। उसके अलावा उसके बाद में जो समय मिलेगा वो भले सामाजिक सरोकार के काम हैं
या विद्यालय में बालकों के लिए कुछ करना है या शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ करना है, वो सारा काम हमने उसके बाद में शुरू किया। तो हमारे जितने भी शिक्षक सदस्य हैं, हमने एक पारिवारिक ग्रुप बना रखा है। हम हर शिक्षक की समस्या को जानते हैं और उसके अलावा हम जितने भी जो हमने कम से कम 100-200 शिक्षक उदयपुर में ऐसे हैं जो हमारा पारिवारिक रिलेशन, हम उसको और ज़्यादा जुड़ाव करने के लिए हम जब छुट्टी के दिन पिकनिक पे जाते हैं, उसमें हमारी महिला शिक्षिकाएँ होती है, शिक्षक होते हैं, तो हम लोग एक समूह के रूप में पिकनिक में भी जाते हैं, तो वहाँ एक पारिवारिक माहौल होता है। तो उससे हम इतने नज़दीक आ जाते हैं कि कोई भी दुख सुख में हम लोगों के पास जो 500 लोगों की 1000 लोगों की टीम है वो खड़ी रहती है। सरकार ने कोई भी गलत डिसीजन लेती है तो या कोई विद्यालय में कोई परेशानी होती है, पारिवारिक परेशानी होती है, इन 2-3 जो स्तर है, सरकार का भी है, खुद का भी है, पारिवारिक समस्या है, तो भी हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और हमने कोशिश करी है कि ऐसा फंड बनाया जाए जिसमें जो सरकारी के असमय निधन हो जाता है, शिक्षाकर्मी पैरा टीचर होता है, जिसको आज 20 साल की सेवाओं के बाद में भी सरकार संविदा पे उसको मात्र 7-8 हज़ार रुपये देती है और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को कोई भी लाभ नहीं मिलता। तो हमारी इच्छा है कि ऐसा एक फंड शामिल किया जाए, तो ऐसे परिवारों को जो संविदा कर पे शिक्षाकर्मी पैरा टीचर उसकी हम मदद कर सकें, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। मेरा सक्सेस का मैं यही मानता हूँ कि आदमी को हमेशा सादगी से रहना चाहिए और कभी भी आदमी में 24 घंटे आपके पास होते हैं जिनके, उसमें 24 घंटे में कोई भी काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आप विद्यालय से नौकरी करने के बाद में आ गए तो वो आराम का समय नहीं होना चाहिए। आपको कहीं कलेक्ट्री जाना है, आपको किसी शिक्षा विभाग के ऑफिस में जाना है, आपको कोई दूसरी किसी शिक्षक के परिवार में कोई परेशानी आ गई तो आप किसी भी समय हमेशा उसके लिए तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कोई भी शिक्षक समस्या को लेकर आपको कॉल करता है तो आपको उसको कॉल को बहुत सहज ढंग से उठाना है। उसने बेटे फोन कर दिया तो भी बहुत सहज रूप से बात करना है। और कोई भी मेरी बहन, इस शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या है, बहुत सारी विधवा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी पारिवारिक परिस्थिति है, बहुत सारे हमारे जो अधिकारी होते हैं वो बहुत सारे हमारे बाबू होते हैं, वो उनको छोटी मोटी समस्या के लिए ऑफिसों में दौड़ाते हैं। तो मैं हमेशा उन लोगों के लिए जो उच्च अधिकारी होती है उससे सीधा बात करता हूँ और उसके समाधान के लिए मुझे शर्म नहीं आती कि मैं आईएएस से बात कर रहा हूँ, मैं किसी राजनेता से बात कर रहा हूँ, मैं किसी मंत्री से बात कर रहा हूँ या मैं किसी बाबू से कर रहा हूँ। मैं सिर्फ को एक समान रूप से देखता हूँ। जब मैं सरकारी सेवक हूँ तो मेरा कोई भी अधिकारी वो भी सरकारी सेवक है, वो चाहे मेरा अधिकारी है, पर मैं उसको बिल्कुल उसी ढंग से बात करता हूँ कि ये हमारा अधिकार है, आपको काम करना पड़ेगा। ये मेरे सक्सेस का मूल मंत्र है। मैंने कभी चिंता नहीं करी कि मेरे साथ मेरा करियर खराब हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैंने मेरे जीवन में जितने एजिटेशन इस उदयपुर के अंदर किए, आज तक कोई कर्मचारी नेता ने नहीं किए। मैंने कलेक्टर की बात, चाहे 2012 की बात हो, जिनको 2 साल के बाद में परमानेंट करना है तो उनको 5-7 साल तक नहीं किया। मैंने हर शिक्षा मंत्री को फेस किया। मैंने हर शिक्षा मंत्री जो वासुदेव जी देवनानी है, उन्होंने विद्यालयों का समय बढ़ा दिया तो हमने सबसे बड़ा विरोध उदयपुर से किया, जबकि वो मैं एबीवीपी से कॉलेज का प्रेसिडेंट था, वो एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मेरे गुरुजी थे, परंतु मैंने कभी भी शिक्षा मंत्री के रहते उन्होंने हमेशा उनका विरोध किया। मैंने विरोध इस बात का किया कि आपने भौगोलिक परिस्थिति की बिना जानकारी लिए विद्यालयों में समय बढ़ा दिया, जबकि आज भी विद्यालयों के अंदर भौतिक संसाधन नहीं है। तो मेरे सक्सेस का मूल मंत्र, मूल कारण यही है कि मैंने हमेशा शिक्षक की हो, बालक की हो, हर समस्या को उठाया और उसका समाधान कराने का पूरा प्रयास किया। वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके अनुसार जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मेरा एक जो बेरोजगार युवा बालक है उसके लिए मेरा मैसेज है कि वो बालक केवल सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागे, उसके अलावा वो मेहनत करे, वो कर्म करे और उसमें अगर सक्सेस नहीं मिला तो बार बार प्रयास करे, हताश नहीं हो। और आने वाले समय में बहुत सारे मतलब फील्ड ऐसे आ गए हैं जहाँ युवा बालक अब बिना सरकारी नौकरी के भी कुछ कर सकता है। तो उस बालक को हर तरह से सक्षम है नहीं है तो भी उसको तैयार रहना चाहिए, कभी भी उसको निराश नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 बार उसको किसी एग्जाम में सक्सेस नहीं हुआ तो बहुत सारे हमारे बालकों को देखते हैं वर्तमान में 10th का बालक, 12th का बालक कम परसेंटेज आने से किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयन नहीं होने से आत्महत्या कर लेते हैं। तो मेरा उन बालकों से
उन अभिभावकों के हित में मेरा उनसे निवेदन है, उनको मेरा मशवरा है, उनसे मेरी सलाह है कि वो घबराए नहीं और बार बार प्रयास करें। आने वाले समय में सक्सेस उनके कदमों में हो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में जो ऐसे किसी भी व्यक्ति को इंस्पायर करते हैं वर्क मॉप जो वीडियो है, उनको आप डाउनलोड करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे शेर सिंह चौहान की प्रेरक कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही रोचक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।